कभी सोचा है कि हजारों मील दूर हो रही कोई घटना, किसी दूसरे देश का कोई झगड़ा, आपके शहर की रसोई पर सीधा असर कैसे डाल सकता है? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक दूर का अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष भारत में एक बड़ा घरेलू संकट बन गया है। चलिए इसे समझते हैं। ये शब्द फ्रेश मेन्यू की फाउंडर रश्मि डागा के हैं, और ये सिर्फ एक बिजनेस की परेशानी नहीं है, बल्कि ये उस ज़मीनी हकीकत की एक झलक है जिसका सामना आज भारत के कई रेस्टोरेंट्स कर रहे हैं। मतलब संकट कितना गहरा है, ये एक ही लाइन में साफ हो जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत की धधकती रसोई ठंडी पड़ने लगी है। इस पूरी कहानी में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, परत दर परत। आइए सबसे पहले जमीन पर चलते हैं और देखते हैं कि इसका असर हो क्या रहा है, खासकर बेंगलुरु और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में, जहां यह संकट सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। गैस की कमी हुई तो रेस्टोरेंट्स ने अपने मेन्यू छोटे कर दिए। इसका असर ये हुआ कि फूड डिलीवरी ऐप्स पर आपके पसंदीदा आइटम आउट ऑफ स्टॉक दिखने लगे, सर्विस धीमी हो गई। और सोचिए, अकेले बेंगलुरु में ही 200 से 300 रेस्टोरेंट्स को अपने ऑपरेशंस पर रोक लगानी पड़ी है। मतलब असर सीधा ग्राहकों पर पड़ रहा है। और जब भी किसी जरूरी चीज की कमी होती है तो क्या होता है? एक काला बाजार खड़ा हो जाता है। ये जो नंबर है 3000 रुपए, ये वो कीमत है जो कुछ लोग एक कमर्शियल सिलेंडर के लिए ब्लैक मार्केट में चुका रहे हैं। इससे संकट की गंभीरता और लोगों की मजदूरी दोनों का अंदाजा लगता है। तो ये कहानी सिर्फ कुछ शहरों की नहीं है, ये एक पूरे देश की सप्लाई चेन की समस्या है। चलिए समझते हैं कि ये सप्लाई का दबाव आखिर आ कहां से रहा है। देखिए, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ना एक कमजोर नस है, वो है उनकी जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। आसान भाषा में कहें तो वे बहुत ज्यादा स्टॉक जमा करके नहीं रखते। आमतौर पर उनके पास सिर्फ 2 से 6 दिन का ही गैस का स्टॉक होता है। तो जाहिर है, सप्लाई में जरा सी भी देरी उनकी रसोई को तुरंत ठप कर देती है। जरा इस चार्ट को देखिए। एक छोटा रेस्टोरेंट भी दिन में 1 से 2 कमर्शियल सिलेंडर इस्तेमाल कर लेता है। वहीं एक बड़ा होटल रोजाना 10 सिलेंडर तक इस्तेमाल कर सकता है। अब जब मांग इतनी ज्यादा हो तो आप समझ सकते हैं कि सप्लाई में आई कोई भी रुकावट कितनी जल्दी एक बड़े संकट में बदल सकती है। चलिए अब इस कहानी की जड़ तक चलते हैं, वो हिस्सा जो इस घरेलू संकट की असली वजह है। एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जो भारत से हजारों मील दूर हो रहा है। यह है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। इसे आप दुनिया के सबसे जरूरी एनर्जी चोक पॉइंट्स में से एक समझ सकते हैं। ये तेल और गैस के जहाज़ों के लिए एक सुपर हाईवे जैसा है। दुनिया की एनर्जी सप्लाई का इतना बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है कि यहां की एक छोटी सी हलचल भी पूरी दुनिया में तूफान ला सकती है। और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए तो ये रास्ता सांसों जितना जरूरी है। और ये चार्ट बताता है कि वो रास्ता हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। भारत अपनी एलपीजी जरूरत का लगभग 60 से 65% हिस्सा आयात करता है, मतलब बाहर से मंगवाता है। इसका मतलब हमारी रसोई और रेस्टोरेंट्स की आधी से ज्यादा जरूरत दूसरे देशों से आने वाली गैस पर ही निर्भर है। यही निर्भरता हमें वैश्विक घटनाओं के सामने कमजोर बना देती है। तो हो ये रहा है कि इसी हुर्मुज़ जलडमरू मध्य में अमेरिका इजराइल गठबंधन और ईरान के बीच सैन्य तनाव चल रहा है। इस वजह से जहाज़ों की आवाजाही बहुत सीमित हो गई है। जहाज़ फंस गए हैं, शिपमेंट में देरी हो रही है और हजारों मील दूर के इस संघर्ष का सीधा असर भारत पहुंचने वाली एलपीजी सप्लाई पर पड़ रहा है। तो अब जब संकट आ गया है तो सरकार इसे संभालने के लिए क्या कर रही है? चलिए सरकार के एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं, जिसे कुछ लोग मजाक में नियामक डंडे भी कह रहे हैं। ये डंडे असल में कड़े नियम हैं। सरकार ने इन्हें जमाखोरी रोकने और गैस के सही बंटवारे को सुनिश्चित करने के लागू किया है। मकसद सीधा है कि संकट के समय में हालात काबू से बाहर ना हो। तो सरकार की रणनीति में 4 बड़े कदम हैं। पहला, कमर्शियल सप्लाई पर कैप लगा दिया, मतलब रेस्टोरेंट्स को कितनी गैस मिलेगी ये तय कर दिया। दूसरा, अनिवार्य रीफिल गैप लागू किया, यानी आप एक सिलेंडर के बाद दूसरा तुरंत बुक नहीं कर सकते, थोड़ा इंतजार करना होगा। तीसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। और चौथा, ओटीपी आधारित डिलीवरी, ताकि सिलेंडर सीधे सही इंसान तक ही पहुंचे। जैसे जो दूसरा कदम था ना, रिफिल गैप वाला, उसको थोड़ा और समझते हैं। अगर कोई शहरी इलाके में रहता है तो वो 25 दिनों से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर सकता, और ग्रामीण इलाकों के लिए ये सीमा 45 दिन है। इसका सीधा मकसद लोगों को घबराहट में आकर सिलेंडर जमा करने से रोकना है।
हर संकट की तरह इस गैस संकट के भी कुछ विजेता और कुछ हारने वाले हैं। तो इस पूरे खेल में फायदा किसका हुआ और नुकसान किसका? चलिए इसके आर्थिक नतीजों को समझते हैं। तो यहाँ ना एक बहुत साफ तस्वीर सामने आती है। एक तरफ है हारने वाले, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी और तेल कंपनियां जिनके स्टॉक पर दबाव है, और दूसरी तरफ है वो जिन्हें इस संकट से फायदा हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकटॉप बनाने वाली कंपनियां। और ये कमाल की बात है कि कैसे लोगों का व्यवहार बाजार को चलाता है। लोग सोच रहे हैं कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी का क्या भरोसा, कल को मिले ना मिले, तो कई परिवार बैकअप के तौर पर इलेक्ट्रिक चूल्हे खरीद रहे हैं और इसी सोच का सीधा फायदा इन कंपनीज के शेयर्स को हो रहा है। तो आखिर में ये संकट एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर सिर्फ एक समुद्री रास्ते में आई रुकावट से इतना बड़ा असर हो सकता है, तो हमारी ग्लोबल सप्लाई चेन आखिर कितनी नाजुक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में ऐसे झटकों के लिए हम कितने तैयार हैं।